गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरवी साइंस। आज आपके लिए हम हमारी डेली क्विज सीरीज का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 41 टू 60 को सॉल्व करेंगे। इस पार्ट की एक खास बात यह भी है कि इसमें सारे के सारे 20 क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आ चुके हैं। तो पेन और कॉपी लेकर बैठिए और हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्विज। आज के क्विज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स। पहला ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी। दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा। तीसरा है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा। चौथा है आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना। अब हम आपका टाइमर स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर 15 सेकंड दिए जाएंगे। जल्दी से बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। चलिए, टाइम हुआ आपका ख़त्म। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की डेफिनेशन को समझें तो द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फीमेल प्रेग्नेंट बाय इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनटू अ फीमेल सर्विक्स और वजाइना। देखिए, पहले ऑप्शन में कहां पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है स्पर्म को? डायरेक्टली इन द ओवरी, तो ये वाला ऑप्शन हो गया आपका इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन में आपकी ये जो टेस्ट ट्यूब आ गई है तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन में भी देखिए, यहाँ पर भी टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। टेस्ट ट्यूब में जो होता है उसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये नहीं कहलाएगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो होगा वो होगा फोर्थ नंबर का। जो स्पर्म है उसको हेल्दी डोनर से लिया जाएगा और उसको कहाँ पर? फीमेल की वेजाइना में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर, फोर्थ। अब हमारा 42 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है? द एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू। हमारे क्वेश्चन का मतलब है जो स्केलेटल मसल में एच जोन होता है, कौन सा जोन? एच जोन होता है, वो कैसे बनता है या एच शेप का ये क्यों दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है, पहला एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ए बैंड। दूसरा है द एब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिल्स इन द सेंटर पोर्शन ऑफ ए बैंड। तीसरा है द सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड। और चौथा है द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट्स इन द ए बैंड। तो आपको यहाँ पर हम 15 सेकंड का समय देते हैं। जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या होगा। स्केलेटल मसल आप लोगों ने पढ़ा है, जल्दी बताइए, आप लोगों का समय खत्म हो रहा है। चलिए, आप लोगों का टाइम अप हुआ। देखिए, एच जोन क्या होता है हमारी मसल में? द एच जोन इन द सेंटर ऑफ द ए बैंड वेयर देयर इज नो ओवरलैप बिटवीन द थिक एंड थिन फिलामेंट्स। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। तो वहाँ पर जो रेड कलर से जो आइटम बना हुआ है ये है थिन फिलामेंट, और जो येलो कलर से बना हुआ है ये है थिक फिलामेंट, और ये जो ब्लू कलर से आपको लाइन दिखाई दे रही है ये है ए बैंड। और यहाँ नीचे पर, ठीक है, यहाँ पर जो दो थिन फिलामेंट हैं उनके बीच का जो ये गैप है इसको हम बोलते हैं एच जोन, ठीक है। तो एच जोन की डेफिनेशन के हिसाब से ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका एच जोन? जो बैंड ए है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। और किसके किसके बीच में? थिन और थिक फिलामेंट जहाँ पर ओवरलैप नहीं होते हैं। तो उस हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट होगा, तो इसको आप याद रखेंगे। तो जिसका भी आंसर करेक्ट था तो वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सिलेक्शन के बिल्कुल पास हैं। और जिनका भी आंसर इनकरेक्ट था वो एनसीईआरटी की क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट का फिगर नंबर 20.2 को एक बार दो बार कम से कम अपनी कॉपी में बनाएं और प्रैक्टिस करें। ये बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 43। क्या है क्वेश्चन? सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन। मतलब आपका जो सीड कोट होता है किसमें थिन नहीं होता है, मेम्ब्रेनस नहीं होता है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप ऑप्शन पढ़ के आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको टाइम बिल्कुल नहीं देने वाले, ठीक है, पर हम ऑप्शन आपके पढ़ देते हैं। पहला है ग्राम, दूसरा है मेज, तीसरा है ग्राउंडनट और चौथा है कोकोनट। नंबरिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है तो आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। फोर्थ ग्राउंडनट ही होगा और थर्ड कोकोनट ही होगा।
तो देखिए यहाँ पर जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी कि ग्राउंडनट वाला, इन सभी में, तीनों में किसी में भी जो सीड कोट होता है वो बहुत हार्ड नहीं होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा। वहीं कोकोनट की बात करें तो उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है, तो आप यहाँ पर आसानी से कोकोनट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए हमने कहा था कि कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, सभी को समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम। ठीक है, सेम फाइलम आपको आइडेंटिफाई करना है, नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ऑप्शन आपका स्पॉन्ज, सी एनिमोन, स्टारफिश। दूसरा है मलेरियल पैरासाइट, अमीबा एंड मॉस्किटो। थर्ड है अर्थवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म। और चौथा है प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्टा। इजी क्वेश्चन है ये भी, आपको 10 सेकंड मिलते हैं यहाँ पर। जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इन सारे ऑप्शन में जो जो एनिमल दिए हुए हैं उनका फाइलम क्या है। ठीक है, तो जो स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज का फाइलम होता है पॉरीफेरा। फिर है सी एनिमोन, सी एनिमोन का जो फाइलम है वो है निडेरिया। वहीं स्टारफिश का जो फाइलम है वो है एकाइनोडर्मेटा। तो ये तीनों तो अलग अलग हो गए, तो ये वाला ऑप्शन हो गया आपका इनकरेक्ट। फिर है आपका दूसरा मलेरियल पैरासाइट। तो जो मलेरियल पैरासाइट है वो किस में आता है, वो आता है आपके प्रोटिस्टा में। अमीबा ये भी आता है प्रोटिस्टा में। मॉस्किटो, मॉस्किटो आता है ऑर्थ्रोपोडा में। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर है थर्ड अर्थवर्म, पिनवर्म, टैपवर्म। अर्थवर्म आता है एनेलिड में, उसके बाद पिनवर्म आता है एस्के हेलमिंथ में, और टेपवर्म आता है प्लेटी हेलमिंथ में। तो यहाँ पर भी ये इनकरेक्ट हो गया, तीनों अलग अलग हैं। चौथा है आपका प्रॉन, स्कॉर्पियन एंड लोकस्टा। तो ये सारे के सारे यानी कि तीनों किस में आते हैं, आपके ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं तीनों। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। एक बात का ध्यान रखें आप लोग, आपके नीट एग्जाम में इस साइज के लगभग 90 में से, ठीक है, कितने में से, 90 में से 30 to 35 क्वेश्चन इसी लेंथ के आ सकते हैं। तो आप लोग जब भी प्रैक्टिस करें तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन बड़ी लेंथ वाले ज़रूर करें, जिससे आप लोगों की जो कंसंट्रेशन की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होगी और आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं यही आपको सिलेक्शन के उस पार पहुंचाएंगी। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जो कि युद्ध होता है वो ताकत से नहीं रणनीति से जीता जाता है। तो अपनी जो स्ट्रेटजी है, अपनी रणनीति है, वो एग्जाम को लेकर के बनाइए। चलिए तो हम आपके लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। If two person with AB blood group marry and have sufficiently large number of children, these children could be classified as A blood group, AB blood group, B blood group in 1:2:1. Modern technique of protein electrophoresis reveals presence of both A and B type proteins in AB blood group individual. This is an example of। मतलब यहाँ पर आपके दो दंपति हैं यानी कि कपल हैं, उनकी आपस में शादी होती है जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। उसके बाद जो उनके बच्चे होते हैं वो काफ़ी सारे बच्चे हैं, उसमें से जो रेशियो आया है उनके ब्लड ग्रुप का वो है ए बी और बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये तीनों ब्लड ग्रुप आए हैं और किस रेशियो में आए हैं, 1:2:1 के रेशियो में। अब आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, आप उन ऑप्शन को पढ़िए, समझिए और 15 सेकंड के अंदर आप अपना आंसर दीजिए। जल्दी बताइए कि क्या होगा आपका आंसर। पहला कंप्लीट डोमिनेंस, दूसरा है को डोमिनेंस, तीसरा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और चौथा है पार्शियल डोमिनेंस। क्या होगा आपका आंसर। चलिए भाई, समय समाप्त हुआ आप लोगों का। देखिए बच्चों, यदि आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा है और ह्यूमन ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स को आप समझते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप 5 सेकंड में भी दे सकते थे। आपको याद होगा कि जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप होता है वो एग्जाम्पल होता है कोडोमिनेंस का। किसका, कोडोमिनेंस का। वहीं यह जो ब्लड ग्रुप है हमारा वो मल्टीपल एलील्स का भी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल एलील्स तो दिया नहीं है, सिर्फ दिया हुआ है आपका कोडोमिनेंस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कोडोमिनेंस। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 46। क्या है क्वेश्चन नंबर 46? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस और कैन नॉट, ये दो चीज अच्छे से पढ़िए आप।
आपके क्वेश्चन का मतलब है एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस से आप क्या डिटेक्ट नहीं कर सकते, या नीचे जो बीमारियां लिखी हुई हैं वो उनमें से कौन सी बीमारी को आप एमनियोसेंटेसिस से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपके ऑप्शन है, पहला है जॉइंडिस, दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तीसरा है सेक्स ऑफ द फीटस, चौथा है डाउन सिंड्रोम। तो जल्दी से बताइए, 10 सेकंड है आपके पास, क्या होगा आपका आंसर। जॉइंडिस होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, सेक्स ऑफ द फीटस होगा, या डाउन सिंड्रोम होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा आंसर। चलिए टाइम अप हो गया आप लोगों का। आपका जो आंसर है वो क्या होगा। आप लोगों को एमनियोसेंटेसिस का यूज़ तो पता ही है कि जो एमनियोसेंटेसिस की टेक्निक होती है उसमें एम्ब्रियो का जो सेक्स है उसको पता किया जाता है और जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उनको पता किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, थर्ड ऑप्शन में तो सेक्स हो गया, उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये भी क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और डाउन सिंड्रोम ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ये तीनों चीज़ें ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों की तीनों डिटेक्ट की जा सकती हैं। बस कौन सी डिटेक्ट नहीं की जा सकती, वो है ऑप्शन नंबर 1, जॉइंडिस को एमनियोसेंटेसिस के थ्रू डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर समझ में आ रहे हैं ना। यदि आपको समझ में आ रहा है, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 47। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट इज। ठीक है, तो जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनमें जो नाइट्रोजन साइकिल होती है उसमें जो सबसे पहले स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है। आपका पहला ऑप्शन है ग्लूटामेट, दूसरा है NO2, तीसरा है अमोनिया और चौथा है NO3। आप लोगों को यहाँ पर केवल 10 सेकंड दिए जाएंगे। फटाफट अपने जो आंसर हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए हमें कि 47 का जो आंसर है वो क्या होगा। चलिए टाइम अप हो गया आप लोगों का। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन फिक्सेशन की साइकिल होती है लेग्यूमिनस प्लांट में, उसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है जो कि स्टेबल भी होता है वो होता है अमोनिया। यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि आपको आंसर पता है, नाइट्रोजन साइकिल आपको पता है, तो आप आंसर को करेक्ट पहचान लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48। क्या है क्वेश्चन। अ बायोलॉजिस्ट स्टडीड द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन अ बर्ड। ही फाउंड दैट द एवरेज नेटिलिटी वाज 250, एवरेज मॉर्टिलिटी 240, immigration 20 and emigration 30. The net increase in population is। आपका पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 15, फोर्थ ऑप्शन है 05 यानी कि 5। आपको यहाँ पर 15 सेकंड दिए जाते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है और जो आपका आंसर होगा वो आसानी से निकल जाएगा। जल्दी बताइए क्या होगा आपका आंसर। फॉर्मूला याद है सभी को। चलिए समय समाप्त होने वाला है, जल्दी टाइम खत्म हो गया। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बायोलॉजिस्ट है बिल्कुल आप लोगों की तरह, जो एक चूहे की पॉपुलेशन में स्टडी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो उसकी पॉपुलेशन है चूहे की, उसकी नेटिलिटी यानी कि कैपिटल M ये है 250, मॉर्टिलिटी यानी कि M ये है 240, और इमिग्रेशन है 20, और आपका जो इमाइग्रेशन है वो है 30। अब इसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि जो टोटल पॉपुलेशन है उस एरिया की वो क्या होगी। जो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर्मूला। इसमें हम करते हैं नेटिलिटी प्लस इमिग्रेशन माइनस मॉर्टिलिटी प्लस इमिग्रेशन, मतलब कि जो मरने वाले हैं और जो बाहर निकल गए हैं उनको आपको माइनस कर देना है जितने पैदा हुए हैं और जितने वहाँ पर कहीं और से आए हैं, बाहर से आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा कितना, ये है आपका 250 और इमाइग्रेशन है आपका 20 यानी कि होगा ये 270। अब माइनस किसको करना है, जो मॉर्टिलिटी है वो है 240 प्लस आपकी जो इमिग्रेशन है वो है 30 यानी कि ये हो गया 270 और ये हो गया 270। तो 270 माइनस 270 आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 49। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय। पहला है डिकम्पोजर, दूसरा है प्रोड्यूसर, तीसरा है पैरासाइट और चौथा है कंज्यूमर। बताइए क्या होगा। जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो कौन बनाता है।
ठीक है, आपको यहाँ पर 10 सेकंड दिए जा रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या होगा। प्रोड्यूसर होगा या पैरासाइट होगा या कंज्यूमर होगा या डिकम्पोजर होगा। चलिए, आप लोगों का समय हो गया समाप्त। प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट, और प्राइमरी प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वाले कौन? कंज्यूमर। अब जो कंज्यूमर होते हैं वही सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्रिएट करते हैं या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कंज्यूमर्स। कंज्यूमर ही होते हैं जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, एक बात और आपको बता दें कि यहाँ क्विज में जितने भी क्वेश्चन होते हैं और वो जिस भी टॉपिक के अंदर आते हैं, उन टॉपिक के एक्सप्लेन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे यदि आपको पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट है तो आप वीडियो के लिंक में जाकर उस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ रिलेटेड वीडियो का लिंक भी हम दे देंगे, जिससे आपको टॉपिक सर्च करना भी आसान हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, अब हमने क्या कर ली है, अपनी हाफ सेंचुरी कर ली अपने क्वेश्चन को लेकर। तो 50th क्वेश्चन आपका क्या है? इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरिस यूजुअली अकर्स बाय, मतलब जो एस्कैरिस का इन्फेक्शन होता है वो कैसे होता है, उसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है मॉस्किटो बाइट, दूसरा है ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्कैरिस, तीसरा है ईटिंग इनपरफेक्टली कुक्ड पोर्क, चौथा है सीसी फ्लाई। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जल्दी से, आप लोगों के पास 10 सेकंड है, जल्दी कीजिए, क्या होगा आपका आंसर? एस्कैरियोसिस बीमारी का नाम कैसे होती है? ओह, टाइम खत्म। तो होगा आपका सेकंड, काफ़ी आसान था ये। तो जो ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग ऑफ एस्कैरिस होता है वही कारण होता है एस्कैरियोसिस होने का या फिर एस्कैरिस के इन्फेक्शन का। पर हम यहाँ पर जो दूसरे ऑप्शन उनको भी देख लेते हैं, जैसे मॉस्किटो। तो जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर एंड जीका वायरस। ठीक है, तो जो आपका मच्छर होता है वो वर्ल्ड का डेडलिएस्ट एनिमल है, समझे आप? वर्ल्ड का डेडलिएस्ट एनिमल, सबसे ज़्यादा मौतें मच्छर के काटने से ही होती है वर्ल्ड में। सांप के काटने से नहीं होगी, शेर के मारने से नहीं होगी। सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर है आपका मॉस्किटो। ठीक है, जानवर मतलब कीड़ा। थोड़ा सा हम थर्ड पॉइंट को भी देख लेते हैं, ईटिंग इम्परफेक्टली कुक्ड पोर्क, यानी कि जो सूअर का मांस होता है यदि वो ठीक से पका नहीं है तो हो सकता है कि फ्लैटवर्म से आप इन्फेक्टेड हो जाएं। ठीक है, क्योंकि जो सूअर होता है जिसको हम पोर्क भी बोलते हैं उसके मांस को, तो उसमें आपके जो फ्लैट वर्म्स हैं या प्लेटी हेलमिंथ हैं वो वर्म्स उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, और यदि उसको हम कच्चा या फिर कम पका हुआ, ठीक से ना पका हुआ को खा लें तो हम भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, फिर है आपका चौथा सीसी फ्लाई। जो सीसी फ्लाई है ये आपकी स्लीपिंग सिकनेस पैदा करती है। ठीक है, नॉर्मल मक्खी से थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होती है, पर ये बीमारी जो है वो कौन सी फैलाती है? स्लीपिंग सिकनेस। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो गया सेकंड। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है क्वेश्चन? फिगर शोज स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस विथ लेबल्स ए टू डी, आइडेंटिफाई द लेबल एंड गिव इट्स फंक्शन। यहाँ आपको क्वेश्चन में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक रे डायग्राम दिया है और कुछ लेबलिंग दी हुई है ABCD। अब आपको यहाँ स्कीमेटिक डायग्राम को देखना है और करेक्ट ऑप्शन में टिक करना है। थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है वो बड़ा है, आपको यहाँ पर 15 सेकंड दिए जाएंगे। उससे पहले हम आपके लिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। आपका पहला ऑप्शन है डी, डॉर्सल एओर्टा टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 95 mmHg। यहाँ पर PO का मतलब है पार्शियल प्रेशर। दूसरा ऑप्शन है अ पल्मोनरी वेन टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, और PO मतलब यहाँ पर फिर से पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का जो कि है 60 mmHg। फिर है बी, पल्मोनरी आर्टरी टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, PO2 फिर से यानी कि पार्शियल प्रेशर जो है वो इसमें होता है 90 mmHg। चौथा है सी, वेना कैवा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स द राइट ऑरिकल, और पार्शियल प्रेशर इसका 45 mmHg। यहाँ पर देखिए CO2 का दिया हुआ है। चलिए अब बताइए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा। आपके लिए यहाँ पर 15 सेकंड स्टार्ट होते हैं।
जल्दी बताइए क्या होगा आपका आंसर। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। हालांकि 1 2 3 4 दिया है पर ए बी सी डी आप समझ सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। बताइए क्या होगा आंसर। चलिए टाइम हो गया ख़त्म। किसका किसका आंसर सही है अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको ये नेमिंग पता होनी चाहिए कि ए क्या है। तो यहाँ पर ए जो है वो है पल्मनरी वेन। बी क्या है, ये है आपकी सिस्टमैटिक आर्टरीज। सी क्या है आपका, ये है आपकी सिस्टमैटिक वेन। और डी है आपका क्या, ये है पल्मनरी आर्टरीज। ठीक है, तो नेमिंग आपको समझ में आई ए बी सी डी की। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया क्योंकि डी वेन है और ऑप्शन में आपको एओर्टा दिया हुआ है मतलब कि आर्टरी। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका इनकरेक्ट। वहीं देखिए जो थर्ड ऑप्शन है वो भी रॉन्ग हो गया क्योंकि बी तो सिस्टमैटिक आर्टरी है और यहाँ पर आपको नाम दिया हुआ है पल्मनरी आर्टरी, तो ये भी हो गया रॉन्ग। अब ऑप्शन सेकंड की जो नेमिंग है वो सही है लेकिन जो प्रेशर दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, तो ये भी हो गया आपका इनकरेक्ट। क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो होता है 40 mmHg, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। अब बचा ऑप्शन नंबर 4, तो करेक्ट तो यही होगा ना। तो भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताते रहिए और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसके रिगार्डिंग भी आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। द टेंडेंसी ऑफ population to remain in genetic equilibrium may be disturbed by। पहला ऑप्शन है लैक ऑफ रैंडम मेटिंग, दूसरा है रैंडम मेटिंग, तीसरा है लैक ऑफ माइग्रेशन और चौथा है लैक ऑफ म्यूटेशन। तो यहाँ पर आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं, जल्दी से आप क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या होगा सोचिए। चलिए टाइम हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में जब रैंडम मेटिंग नहीं होगी तो वेरिएशन कैसे होगा। वहीं थर्ड ऑप्शन में माइग्रेशन ना हो तो भी जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। फिर जैसे फोर्थ ऑप्शन है आपका म्यूटेशन नहीं हो रहा है तो भी जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो हो गई आपकी इनकरेक्ट है ना, तीसरी चौथी और पहली। तो आपका जो आंसर है वो है सेकंड। जब रैंडम मैटिंग होगी तभी, ठीक है, जब रैंडम मैटिंग होगी तभी जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 53 फिर से देखिए डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन। अ डायग्राम शोइंग एक्सॉन टर्मिनल एंड साइनेप्स इज गिवन, आइडेंटिफाई करेक्टली एट लीस्ट 2 ऑफ ए टू डी। बच्चों यहाँ पर देखिए ये साइनेप्स जो है वहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, ये साइनेप्स लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको एक्सॉन टर्मिनल का डायग्राम दिया हुआ है और साइनेप्स का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें आपको ध्यान से देखना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। यहाँ पर आपको 15 सेकंड दिए जाते हैं, जल्दी से आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या होगा नेमिंग पहचानिए, सीधा सीधा एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। चलिए टाइम अप हो गया आप लोगों का। यहाँ पर पहले हम आपको बताते हैं करेक्ट नेमिंग ऑफ डायग्राम। तो जो ए है वो है रिसेप्टर, वहीं बी जो है वो है साइनेप्टिक कनेक्टिविटी या साइनेप्टिक कनेक्शन, वहीं सी है साइनेप्टिक वेसिकल। क्या है साइनेप्टिक वेसिकल। और जो डी है वो है एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल। तो यहाँ पर देखिए नेमिंग के हिसाब से ए जो है वो है रिसेप्टर, ये हो गया करेक्ट। और फिर दूसरा है आपका साइनेप्टिक वेसल यानी कि सी पूछा गया है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया करेक्ट, बाकी के तीनों हो जाएंगे इनकरेक्ट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 53। बच्चों आप लोग इस डायग्राम को कम से कम 2 या 3 बार प्रैक्टिस ज़रूर करना क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कम नेमिंग दी हुई है, पर एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसमें काफ़ी सारी नेमिंग दी हुई है। हो सकता है आपको इस साल के एग्ज़ाम में सेम डायग्राम दे दे और डिफरेंट नेमिंग पूछ ले। ठीक है ना, तो कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर प्रैक्टिस करना आप लोग। एज अ नीट एस्पिरेंट आप लोगों के लिए एनसीईआरटी की बुक एज अ भगवद गीता है। ठीक है, उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप लोगों के लिए प्रिया मैम ने एनसीईआरटी की बुक को सामने रखकर एक एक छोटी छोटी लाइन को एक्सप्लेन किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनके लेक्चर को भी देख सकते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 54, क्या है क्वेश्चन नंबर 54? अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड। तो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से सिट्रिक एसिड कौन पैदा करता है, कौन प्रोड्यूस करता है? यहाँ पर हम आपको कोई समय नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और 2-3 बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो बताइए कि जो सिट्रिक एसिड है वो कौन प्रोड्यूस करता है? तो आपका आंसर होगा एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है एस्परजिलस नाइगर का, इसको आप याद रखेंगे। अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड इज एस्परजिलस नाइगर, जो कि एक फंगस है। अब क्वेश्चन नंबर 55, देखिए फिर से बड़ा क्वेश्चन आ गया। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? द फिगर शोस अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम with labels A, B, C and D. Select the option which gives correct identification and main function and or characteristic. आपका पहला ऑप्शन है डी, लोअर एंड ऑफ लंग्स डायफ्राम पुल्स इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। दूसरा है ए, ट्रैकिया, लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। तीसरा है बी, प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंड रिब्स ऑन बोथ साइड टू प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट रबिंग। चौथा है सी, एल्वियोलाई थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास हैं 15 सेकेंड। जल्दी से बताइए कि आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? कौन सा करेक्टली मैच्ड है, करेक्टली नेम्ड है और सही काम कर रहा है? चलिए, आप लोगों का टाइम हुआ समाप्त। देखिए पहले ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है? डी इज अ लोअर एंड ऑफ लंग्स डायफ्राम पुल्स इट डाउन। नहीं भाई, ये जो डी है यही डायफ्राम है, लोअर एंड ऑफ लंग्स नहीं है। लंग्स और डायफ्राम दो अलग अलग ऑर्गन है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है आपका वो हो गया इनकरेक्ट। दूसरे ऑप्शन में जो यहाँ पर कार्टिलेजिनस रिंग दी हुई हैं वो कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट होती हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में आपको नेमिंग तो करेक्ट दी हुई है, पर क्या है कि जो मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, वो रिब्स को एक साइड से कुशन प्रोवाइड करती है, मतलब लंग्स को एक साइड से प्रोवाइड करती है, दूसरी साइड ये प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी आपका हो गया इनकरेक्ट। फिर बचा आपका फोर्थ ऑप्शन जो कि करेक्ट होगा। एल्वियोलाई जो होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 55। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्या है क्वेश्चन? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल ऑफ। काय का क्वेश्चन है ये? प्लांट एनाटॉमी का। काफ़ी कठिन है पर इंपॉर्टेंट है। प्लांट एनाटॉमी आसानी से समझ में नहीं आती और क्वेश्चन उसके बनते नहीं है। ठीक है, तो आपके पहले ऑप्शन है पेरिसाइकल, दूसरा है मेड्युलरी रेस, तीसरा है जाइलम पेरेन्काइमा और चौथा है एंडोडर्मिस। क्या पूछ रहा है आपका क्वेश्चन? जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो किन सेल से या कहाँ की सेल से डेवलप होता है? तो आपके पास है 10 सेकंड का समय। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। चलिए, टाइम अप हो गया आप लोगों का। पहले तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का हम देखें मतलब क्या होता है। जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है ऐसा कैम्बियम जो कि दो वैस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होता है और ये होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। और कौन सी सेल इसे बनाती हैं? इसको बनाती हैं मेड्युलरी रेस। तो आपका आंसर हो गया सेकंड वाला करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57। During seed germination, its stored food is metabolized by option 1 gibberellin, option 2 ethylene, option 3 cytokinin, option 4 ABA। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। सीड जर्मिनेशन के समय जो सीड में स्टोर्ड फूड होता है वो किस हार्मोन की वजह से मेटाबोलाइज्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? मेटाबोलाइज्ड होता है। कौन? फूड, स्टोर्ड फूड। कहाँ का? सीड के अंदर का। किसके वजह से? उसी हार्मोन का आपको नाम बताना है। चलिए, आपके पास है 10 सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या होगा आपका आंसर? एथिलीन होगा, जिब्रेलिन होगा, साइटोकाइनिन होगा या एब्सिसिक एसिड होगा? चलिए, आपका टाइम हो गया अब। सीड जर्मिनेशन के समय जो स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है, सीड जर्मिनेशन के समय जो स्टोर्ड फूड होता है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हार्मोन जिब्रेलिन एक्टिवेट करता है या स्टार्ट करवाता है। ये जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है वो एल्यूरोन लेयर की सेल्स के ऊपर वर्क करता है और एल्यूरोन लेयर की सेल से या लेयर से जो एंजाइम निकलते हैं वो स्टोर्ड फूड को मेटाबोलाइज करते हैं। ठीक है,
चलिए, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? जिब्रेलिन। 57 का आंसर होगा जिब्रेलिन हार्मोन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 58 क्या है क्वेश्चन? एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय, मतलब पेड़ की एज कैसे पता लगाई जा सकती है। यहाँ पर भी हम आपको समय नहीं देने वाले हैं, बहुत आसान, बहुत इजी, एकदम जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो आंसर होगा आपका नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। किसी भी पेड़ की या ट्री की जो एज एस्टिमेट की जाती है या लगाई जाती है, जो हिसाब किताब लगाया जाता है, वो कैसे लगाया जाता है? नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स के थ्रू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो गया 4। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 59, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विथ डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटाइपिक एडाप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू अ कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है आपका एडाप्टिव रेडिएशन, दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन, तीसरा है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और चौथा है नॉन रैंडम एवोल्यूशन। देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री डिफरेंट है, लेकिन आज के समय में उनका फिनोटाइप एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल गया है। मतलब कि उनके जो बॉडी ऑर्गन है वो डिफरेंट ओरिजिन से बने, लेकिन आज के समय में एनवायरमेंटल की कंडीशन को देखकर या आज की ज़रूरतों के हिसाब से वो एक जैसा काम करने लगे हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो आप लोगों को यहाँ पर 15 सेकंड का फिर से समय दिया जाता है, जल्दी से बताइए और आंसर दीजिए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा है पर आंसर बहुत सिंपल, बहुत इजी है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है आपके फर्स्ट क्विज में भी आ चुका है। चलिए टाइम अप हो गया आपका। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में ही तो होता है ना कि ओरिजिन डिफरेंट होता है पर फंक्शन सेम होते हैं, जिसका एग्जांपल हमारी और ऑक्टोपस की आई, दोनों का जो ओरिजिन है वो डिफरेंट होता है पर फंक्शन जो होते हैं वो सेम होते हैं। याद कीजिए ऐसा ही क्वेश्चन हमारे क्विज़ नंबर 1 में भी आया था। यदि आपने वो क्विज़ नहीं देखा है तो इस क्विज़ को ख़त्म होने के बाद उस क्विज़ को भी अटेंड कीजिए। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने लिए थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करें। चलिए अब हम आ गए हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। आज का जो क्विज़ है 60th क्वेश्चन में एंड होगा। तो क्वेश्चन क्या है? अ स्टेज इन सेल डिवीजन इज शोन इन द फिगर, सेलेक्ट द आंसर विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डायग्राम देखना है और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पर आपको 15 सेकंड मिलेंगे। आप आराम से सिर्फ डायग्राम देखकर ही चीज़ों को पहचान सकते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, ध्यान दीजिए। आपका समय समाप्त होते जा रहा है, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। चलिए टाइम अप हो गया आपका। तो यहाँ पर देखिए कि जो डायग्राम है वो आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है, चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, डायग्राम नंबर 10.2। कौन सा? 10.2। और ये जो फेज दिखा रही है वो है आपकी टीलोफेज। ठीक है, तो अब टीलोफेज के आपके दो ऑप्शन दिए हैं, तो अब हम देखते हैं कि जो आपका टीलोफेज की इंपॉर्टेंट इवेंट है वो कौन कौन सी होती हैं। टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवलप और गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? रिफॉर्म होते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो टीलोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म होता है और गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म होता है। देखिए बच्चों, ये लाइन टू लाइन क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी से आया है, और ऐसे 90% क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बुक से बनते हैं। एनसीईआरटी बुक में आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का हमारा ये जो क्विज़ है यहीं पर कंप्लीट होता है। तो बच्चों, हमने आज जो 20 क्वेश्चन किए हैं वो सभी आपके नीट एग्ज़ाम में आ चुके हैं। हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। हमारा काम हुआ ख़त्म, अब आपका काम चालू। वीडियो को शेयर करें, हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करें और खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्विज़ में, क्विज़ नंबर 4 में। थैंक यू।